कोविड की कुछ मजबूरियां और दिशा निर्देश हैं, हम पूर्व की भांति एक साथ बैठकर कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमें आभासी मंच से बाहर निकलेंगे तो कार्यक्रम वो बड़े और आभासी मंच से बाहर करें, वहां आयोजन करेंगे। आज का कार्यक्रम में हमारी जो मुख्य वक्ता हैं वो माइसस से हैं डॉक्टर विनोद वाला अरुण, जो अध्यक्ष हैं रामायण सेंटर माइसस से। हमारे साथ सानिध्य रहेगा हमारे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला सर का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर का मैं स्वागत नमस्कार सर करता हूँ। हमारे साथ राजभाषा अनुभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय और राजभाषा कार्यान्वयन समिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे संयोजक आदरणीय प्रोफेसर योगी हमारे साथ हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हमारे सदस्य जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठन विद्यालयों के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबका नमस्कार करता हूं और राजभाषा अनुभाग की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ बड़ी भारी संख्या में छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं जिन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग किया था। मैं बताना चाहता हूं कि ये पहली बार ऐसा मौका है जब हमारे पास लगभग 700 से लेकर बच्चों ने अपनी एंट्री हमारे पास भेजी और उसमें प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे साथ विद्यार्थी लगातार राजभाषा के इन प्रोग्रामों में जुड़ रहे हैं। मैं सभी का एक बार पुनः नमस्कार करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसे ही हमारे साथ आज की मुख्य वक्ता जुड़ जाएंगी, हम कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हमने लगभग 11 प्रतियोगिताएं आयोजित की, जो हमारे अधिकारी, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं के लिए थी। विभिन्न प्रकार के विषय थे, कुछ रोचक विषय थे जैसे चित्र मंथन में हमने एक चित्र उनको दिया, उस चित्र के आधार पर उसको लिखना था। एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का लाइव जाना था YouTube पर, लेकिन तकनीकी कारणों से, क्योंकि आज आप मौसम देख ही रहे हैं, कुछ दिक्कतों से लाइव नहीं जा पा रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग बाद में आपको YouTube पे उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम माननीय शिक्षा मंत्री का संदेश पढ़ेंगे, जो हमारे साथ हमारे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हमारे जो सदस्य हैं मीना सर, वो ये संदेश पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक राजभाषा की शपथ लेंगे कार्यक्रम के अंत में, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कार्यक्रम बड़ा ही छोटा है और आज के दिन ही हम अपने जो हमारे रजिस्ट्रार सर हैं उनकी अनुमति से जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उसका रिजल्ट घोषित करेंगे और आगे की प्रक्रिया के लिए फाइल मूव कर देंगे। तो मैं हमारे साथ जो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ये महाविद्यालय के शिक्षक हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। और मैं ज्यादा अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो हमारे संयोजक हैं आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व कुछ विद्यार्थियों के लिए निर्देश हों, हमारे लिए निर्देश हों, तो सर का स्वागत है। आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर। हाँ जी मैम, जुड़ जाइए। हाँ नहीं, आप ऊपर, हाँ आप ऊपर वाले लिंक को क्लिक करिए, नीचे वाले लिंक को क्लिक मत करिए। गूगल मीट पर क्लिक करिए, यूट्यूब पर नहीं। हाँ नहीं, हाँ नहीं, आप अभी हैं नहीं, आप गूगल मीट वाला जो लिंक है उस पर करिए, और नहीं तो केवल गूगल मीट। जी 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 हाँ, जी जी जी। धन्यवाद हरिओम जी। हमारे बीच आदरणीय हमारे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र शुक्ल जी, माननीय कुलसचिव जी उपस्थित हैं। और अभी आपके निर्देशन में और माननीय कुलपति जी के संरक्षण में लगातार 11 प्रतियोगिताएं, जिस प्रकार से हरिओम जी ने अथक परिश्रम करते हुए रात 9 10 बजे 11 बजे तक कि तत्काल मूल्यांकन के लिए जाना है
और हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं थीं जहां पर मूल्यांकन बिल्कुल आत्मनिष्ठ विधा रहते हुए भी उसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन असंभव होता है। क्यों? क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला होता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है। ऐसी परिस्थितियों से इन प्रतियोगिताओं को निकालना और अच्छे विद्यार्थियों की संभावना को, जो जिन्होंने अपनी अपनी अंतर्निहित संभावना को साकार किया है, उनको सबके बीच ले आना ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो उस कार्य को हम अपने साथियों, हमारे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो माननीय सदस्यगण हैं, सबका इसमें अनवरत सहयोग रहा है, जिसकी वजह से ये कार्य संभव हो पाया। बीनू जी मॉरिशस से जुड़ रही हैं, हमको लगता है कि कहीं पर कठिनाई हो रही है। मैं पुनः उनको देता हूँ। हरिओम जी, केवल आप मुझे गूगल मीट का लिंक दीजिए तो मैं उनको भेज दूं। तो मुझे लग रहा है कि वो कह रही हैं कि मैं जुड़ गई हूँ, लेकिन यहाँ दिख नहीं रही है। नहीं सर, मैं तो जुड़ी हुई हूँ, आप चेक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत मैम, स्वागत। बहुत अच्छा, मैडम मॉरिशस से जुड़ गई हैं। तो ये हम लोगों की कई दिनों से ये प्रतियोगिताएं चल रही थी और काफी परिश्रम का परिणाम है। मैं इन सारे प्रतियोगिताओं के बाद, हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी अपने ही घर में लड़ करके स्थान पाई। दूसरों को वो हिंदी जो दुनिया को राह दिखाई भक्ति युग में, जिसने कबीर, सूर, तुलसी और ऐसे अपने पुत्र पैदा किए जो जिनकी वाणी मॉरिशस, फिजी और दुनिया के कई देशों में पहुंची, और हमारे घर में ही अंग्रेजी ऐसी बैठ गई कि फिर लड़ना पड़ा उसके लिए। और वो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जगह मिल पाई, ये बात तय हो पाई कि हाँ, हिंदी हमारी राजभाषा है। यानी ये राज की बात ही थी कि हमारे ही घर में हिंदी ने दूसरों को अवसर दिया और अपने ही घर में वो कैसे घर से बाहर हो गई और लड़ना पड़ा और किसी तरह से उसको स्थान मिला। लेकिन आज हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। ये केवल मना ये रहे हैं कि ऐसी पुनः गलती ना होने पाए, इसलिए मना रहे हैं। तो इसलिए पुनः हिंदी दिवस तो हम लोगों के लिए 24 घंटा और प्रत्येक दिन है वर्ष का, लेकिन सरकारी स्तर पर चूंकि समस्या शासन के स्तर पर है कि औपनिवेशिकता का आग्रह, जिसकी वजह से हम लोग अपनी ही भाषा से दूर थे, आज हम लोग उस बात को याद रखें। और आज का कार्यक्रम शुरू होता है। मैं सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम में अपनी मुख्य अतिथि मॉरिशस से डॉक्टर विनोद बाला अरुण जी को, जो रामायण वैश्विक प्रचार प्रसार हेतु 2009 में वहाँ मॉरिशस के संसद में पारित अधिनियम के द्वारा एक संस्था बनी रामायण सेंटर, वहाँ पर आप उपाध्यक्षा हैं और मॉरिशस में ही संस्कृत की प्रचार के लिए संस्कृत प्रचार समिति संस्था की वे माननीय अध्यक्ष हैं। और भारत मॉरिशस के संयुक्त सहयोग से स्थापित विश्व हिंदी सचिवालय है। अभी 2 वर्ष पूर्व वहाँ पर अपना विश्व हिंदी सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। तो वहाँ पर आप विश्व हिंदी सचिवालय की प्रथम सचिवालय है, महासचिव रही हैं। रामायण सेंटर द्वारा अगस्त 2015 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन की भी संयोजक रही हैं। महासचिव रही हैं रामायण सेंटर द्वारा अगस्त। डॉक्टर विनोद बाला अरुण जी मनोविज्ञान, हिंदी और संस्कृत में हैं। सभी से अनुरोध है, कृपया माइक अपना ऑफ कर लें, तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं। वीडियो ऑन रखें। किसी ने माइक ऑन कर रखा है, जिसकी वजह से माइक अपना आप वहीं से बंद कर दीजिए। हरिओम जी, देखिए जो बात करने के लिए किसी ने माइक ऑन कर रखा है, जिसकी वजह से माइक अपना आप वहीं से बंद कर दीजिए। और हमारे यहाँ से लगभग ऑफ हैं।
नहीं, कृपा सर किंजल डॉक्टर कृपा का सर यहाँ पे डॉक्टर कृपा लिखा हुआ है, उनका माइक ऑन है। कृपा किंजलकम जी माइक ऑफ करिए। कृपा किंजलकम जी माइक ऑफ करिए। सर आप रिमूव कर दीजिए। सर उनको रिमूव कर दिया जाए। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है हमारे यहाँ? सर उनका माइक तो ऑफ हो गया है। सर मुझे लगता है किसी का यूट्यूब और साथ में जी, अब आवाज ठीक है। मैं वाईपी सर हेलो सर, माइक ऑन कीजिए सर। जी, किसी ने YouTube भी उसी सिस्टम पे चला दिया है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही होगी। तो जी सर। डॉक्टर विनोद बाला अरुण जी मनोविज्ञान हिंदी और संस्कृत में स्नातकोत्तर हैं। आपने वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस के नैतिक मूल्य और उसका मॉरिशस के हिंदू समाज पर प्रभाव पर PhD किया है। वे महात्मा गांधी संस्थान में संस्कृत और भारतीय दर्शन की वरिष्ठ व्याख्याता रह चुकी हैं। आपने स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, गोष्ठियों, सम्मेलनों में भाग लिया है और आपकी सहभागिता रही है। आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मॉरिशस की हिंदी कथा यात्रा, मॉरिशस राम कथा के नैतिक मूल्य, रामायण और वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन, स्मृति सुमन, और आप कई संस्थाओं के द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित हुई हैं। और मैं सत्य कहूँ तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी आपके श्रीमान जी भी नहीं रहे, वे स्वयं समर्पित थे। आपका पूरा परिवार, आपका पूरा दाम्पत्य जीवन रामायण के प्रचार प्रसार में वहाँ पर जीवन व्यतीत हुआ है। आपको जिन संस्थाओं ने सम्मानित किया है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि स्वयं वे संस्थाएं आपको सम्मानित करके सम्मानित हुई हैं। हम सबके लिए गौरव की बात है कि ये किसी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी के दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति का आज हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो आज हम सब से कुछ न कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। हमारे बीच प्रोफेसर NK शुक्ला सर, जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, वो हैं। हिंदी के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं कि हिंदी में अधिक से अधिक कार्य कैसे हो और हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग कम से कम हिंदी में आत्मनिर्भर हों, हिंदी में लोगों को प्रेरित कर सकें। तो इस दिशा में आपका सदैव मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो ऐसे यशस्वी प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ल जी हमारे बीच हैं। हम सभी को पता है कि हमारी माननीय कुलपति जी, उनका संरक्षण हम सबको प्राप्त है। इसलिए समय समय पर इस कोरोना काल में, प्रतिकूल समय में भी हम लोगों ने अपने अनुकूल कार्यक्रम करते रहे हैं और यह हम सबको माननीय कुलपति जी और कुलसचिव जी से जो सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है, उसके आधार पर हम समर्थ हो पाए। और ये हरिओम जी की लगन निष्ठा का देन है। और हमारे, मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकगण हैं, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, आप सबने समय का ध्यान न रखते हुए भी प्रतिकूल समय में भी, यानी सुबह शाम रात जब जरूरत पड़ी तो उसको आप लोगों ने काम किया। मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अपने प्रतिभागी मित्रों का स्वागत करता हूँ, अपने कर्मचारियों का स्वागत करता हूँ कि आप सब आज उपस्थित हैं। और ये बहुत कठिन काम था। मैं अपने मित्रों की तरफ से अगर पूरी कोशिश की गई है कि सबके लिफाफे कोडिंग से जचवाए गए हैं। ये ध्यान देने की बात है कि सबके जो भी वो थे कोडिंग से जचवाए गए हैं और अलग अलग जचवा करके पुनः उसका मूल्यांकन करवाया गया है। और भरसक कोशिश की गई है कि किसी भी प्रकार का वो न होने पाए। बाकायदे उसका वीडियो बना करके हरिओम जी ने बड़ी सजगता बरती है कि किसी भी प्रकार का, एक कठिनाई जरूर रही है कि जैसे कविता, निबंध लेखन और चित्र मंथन, ये सब आत्मनिष्ठ विधाएं हैं। आत्मनिष्ठ विधाएं कहने का आशय ये है कि हमारे मन में भीतर क्या है, उसकी उपज बाहर हमारे कलम पे उतरती है।
उसको खारिज करना किसी दूसरे के लिए बड़ी खराब बात होती है, लेकिन उसकी चयन धर्मिता में वहां पर भी आत्मनिष्ठ मूल्यांकन की पद्धति कार्य करती है। लेकिन हमारे मूल्यांकन कर्तागण लगभग वस्तुनिष्ठ होने की कोशिश किए हैं, तो ये पूरी कोशिश रही है। मैं पुनः सौंपता हूँ माइक अपने राजभाषा का काम हमारे देख रहे हरिओम जी को, कि मैं सबका स्वागत करते हुए कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हरिओम जी। धन्यवाद सर। आप बात कर रहे थे माननीय कुलपति महोदया के संबंध में। इसी संबंध में मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि माननीय कुलपति महोदया ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं इस कार्यक्रम के लिए और अपना संदेश प्रेषित किया है, और उनका संदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। और मैडम ने कहा है कि मैं किन्हीं कारणों से बिजी हूं और कार्यक्रम आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आप करते रहिए। कार्यक्रम की शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं, तो अपने वक्ता को सुने इससे पहले हम हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उनका संदेश हमारे पास है। तो मैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हमारे सदस्य वीरेंद्र मीणा सर से, डॉक्टर वीरेंद्र मीणा सर से अनुरोध करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री का संदेश पढ़ने का कष्ट करें, जिससे कि वो संदेश हम सभी के समक्ष प्रेषित हो सके। आदरणीय मीणा सर। सभी को मेरा सादर प्रणाम। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र कुमार शुक्ला सर, संयोजक आदरणीय योगेंद्र प्रताप सर, अनुवादक हरिओम जी और हमारे मुख्य अतिथि बीनू मैडम, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के संदेश को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वो इस प्रकार है। मनुष्य के भावों, विचारों, अनुभवों एवं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित की है। किसी भी सुदृढ़, सक्षम एवं मजबूत राष्ट्र की पहचान इस बात से होती है कि उसकी अपनी भाषा कितनी व्यापक एवं समर्थ है। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवादी वर्चस्व के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना को लेकर विकसित हुई हिंदी भाषा ने तमाम चुनौतियों एवं संकटों पर पार पाते हुए आज विश्व पटल पर अपना गौरवपूर्ण स्थान निर्मित किया है। अपनी व्यापकता एवं उदारता के कारण हिंदी हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरक है। हिंदी भाषा में सृजित रचनात्मक एवं ज्ञानात्मक साहित्य किसी भी अन्य वैश्विक भाषा से कमतर नहीं है। हिंदी भाषा की संरचना एवं प्रकृति इतनी उदार है कि वह दूसरी भाषा के गुण धर्म एवं संरचना तथा युग सापेक्ष हुए तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को विकसित करती हुई उन्हें आत्मसात कर लेती है। हिंदी के इसी गुण की ओर संकेत करते हुए वरिष्ठ हिंदी कवि गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है, सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है, गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। हिंदी की सामासिक एवं समावेशी प्रकृति के कारण ही संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हमें यह दायित्व सौंपा है कि हम हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली एवं पदों को आत्मसात करते हुए संस्कृत और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करें। संविधान द्वारा प्रदत्त इस दायित्व का हमें उत्कृष्टता से निर्वहन करना है। साथ ही सूचना तकनीक के वर्तमान दौर में हिंदी को हमें विभिन्न टूल्स के साथ भी जोड़ना है। मैं हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर शिक्षा मंत्रालय और उससे संबंध सभी कार्यालयों से आह्वान करता हूं कि वे हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं की समृद्धि एवं विकास के लिए पूर्ण निष्ठा एवं प्रतिबद्धता से कार्य करें। हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मेंद्र प्रधान, जय हिंद। धन्यवाद सर। ये शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री का संदेश था।
हम अपनी जो आज की हमारी मुख्य वक्ता हैं उनको सुने, उससे पहले हम माननीय कुलपति महोदया का एक संदेश आपको सुनाना चाहते हैं। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक तथा शिक्षणेतर अधिकारी कर्मचारी वर्ग को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भाषा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक तथा सांस्कृतिक धरोहर की संवाहक होती है, पूरे देश की एकता और अखंडता की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी होती है। भारत जैसे बहुभाषी और विविध संस्कृतियों से भरे देश में इसका महत्व और बढ़ जाता है। राष्ट्रीयता, भारतीयता और एकता हिंदी का मूल स्वर है और राजभाषा हिंदी सरकार और देश आम नागरिक के बीच संवाद की भाषा होकर अपनी सार्थक भूमिका निभा रही है। संपर्क भाषा के रूप में स्वाधीनता से पूर्व ही अपनी अलग और विशिष्ट पहचान बना चुकी हिंदी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा होगी और संघ सरकार को यह दायित्व भी सौंपा गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसके विकास के लिए पहल करे, ताकि हिंदी की सामाजिक संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति हो सके। यह हमारे लिए बड़े संतोष और गर्व की बात है कि आज हिंदी अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में परचम लहरा रही है। विश्व के 50 से अधिक देशों में हिंदी किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाई जाती है और विश्व के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन और अध्यापन भी हो रहा है। विभिन्न टीवी चैनलों का हिंदी में प्रसारण और विज्ञापन, इंटरनेट जगत में हिंदी सामग्री की उपलब्धता, हिंदी ब्लॉग की संस्कृति का तेजी से होता विकास सभी का इस बात की ओर संकेत देते हैं कि हिंदी अब किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं रही बल्कि विश्व स्तर पर जनमानस की भाषा बनने की ओर अग्रसर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी इस कड़ी में अपनी वेबसाइट को अब दुभाषीय कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लोगो भी अब संस्कृत का ध्येय वाक्य वाला है। वार्षिक प्रतिवेदन हो या लेखा प्रतिवेदन सभी दुभाषीय मुद्रित हो रहे हैं। प्रशासनिक भवनों में हिंदी वाक्यों की सूक्तियां लगाई गई हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्वविद्यालय में राजभाषा अनुभाग लगातार कार्य कर रहा है। भाषा केवल साहित्य के साथ ही नहीं बल्कि ज्ञान की विभिन्न विधाओं के साथ जोड़ना होगा, तभी हिंदी की अपेक्षित सम्मानित स्थान प्राप्त हो सकेगा। चिकित्सा का क्षेत्र हो या अभियांत्रिकी का क्षेत्र हो, निजी व्यवसाय का क्षेत्र हो या सरकारी संस्थानों का जिक्र हो, कला जगत हो या विज्ञान का संसार, हमें सारे क्षेत्रों की मांग के अनुसार हिंदी के ज्ञान भंडार को समृद्ध करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षण सामग्री को भारतीय भाषाओं में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। इससे हिंदी की उपयोगिता और बढ़ेगी और वह समृद्ध हो सकेगी। कोरोना नामक इस वैश्विक संकट के कारण हम इस वर्ष पिछले वर्षों की भांति एक साथ बैठकर हिंदी दिवस या इससे संबंधित अन्य कार्यक्रम या प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। समय की मांग को देखते हुए राजभाषा पखवाड़ा 2021 के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कोरोना दिशा निर्देश का पालन करते हुए प्रतियोगिताएं की गईं, जिसमें सुलेख, कार्यालयीन पत्र लेखन, चित्र मंथन, प्रेरक प्रसंग और गीत काव्य पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। उसमें आपकी भागीदारी सराहनीय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठन महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए चित्र मंथन, निबंध, तात्कालिक भाषण, स्वरचित काव्य पाठ एवं दिए गए विषय पर कहानी लेखन प्रतियोगिताएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गईं। ऑनलाइन मोड से भी विद्यार्थियों की प्रतिभागिता में कोई कमी नहीं आई है। इससे पता चलता है कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं इस प्रकार की सीखने योग्य प्रतियोगिताओं में रुचि रखते हैं। मैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देती हूं। साथ ही आप सभी से अपेक्षा करती हूं कि भविष्य में भी आप इसी तरह से प्रतिभाग करेंगे। आइए हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम सभी अपना कार्यालयीन कार्य पूर्ण उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिंदी में ही करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारा सामूहिक और सार्थक प्रयास अवश्य सफल होगा और हिंदी जन जन की भाषा बन सकेगी। जय हिंदी,
जय हिंद। ये माननीय कुलपति महोदया का संदेश था। कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की जो हमारी मुख्य वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर विनोद वाला विनु अरुण, जो अध्यक्ष हैं रामायण सेंटर मॉरिशस की और पूर्व महासचिव हैं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की। तो मैडम का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और मुख्य वक्तव्य के लिए मैडम का स्वागत करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। राजभाषा कार्यान्वयन समिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं राजभाषा पखवाड़ा 2021 के समापन कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला जी, संयोजक प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री हरिओम जी, प्रबुद्ध अध्यापक एवं जागरूक छात्रगण, कार्यक्रम से जुड़े सभी हिंदी प्रेमी भाई और बहनों को सादर प्रणाम करते हुए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आप सबको हिंदी दिवस की अनंत मंगल कामनाएं देती हूं। जय हिंदी दिवस। मुझे प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी का आदेश हुआ कि मैं मॉरिशस में हिंदी की स्थिति की एक झलक आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। उनके आदेश को सिर माथे पर रखते हुए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूं कि इसी बहाने उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा और आप सब विद्वानों के विचारों को सुनने का अवसर प्रदान किया। अभी हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति माननीय प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी का बहुत ही सूचना और प्रेरणाप्रद संदेश सुनकर बहुत ही गर्व हुआ, गौरव हुआ कि सब किस तरह हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं और इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। स्वाधीन भारत की राजभाषा एवं बहुसंख्यक समाज की संपर्क भाषा होने के कारण हिंदी का विश्व परिदृश्य पहले से कहीं अधिक विस्तृत हुआ है। विश्व क्षितिज पर भारत आज एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। वैचारिक स्वतंत्रता और राजनीति की लोकतांत्रिक दृष्टि के कारण भारत की पुरातन और साथ ही सनातन सांस्कृतिक धरोहर को पुनः अपनाने के लिए विश्व तत्पर है। व्यापार, वाणिज्य, प्राच्य भारतीय विद्याएं, साहित्य, कला, योग, संगीत, आयुर्वेद, नृत्य आदि के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा गगनचुंबी हो रही है। चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा बाजार होने के कारण भारत से सहज संपर्क बनाने के लिए विदेशी लोग भी हिंदी सीखने को लालायित हैं। और यदि हम पीछे पलट कर देखें तो 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में खेतों में काम करने के लिए आए अनेक भारतीय श्रमिक जब मॉरिशस आदि देशों में गए तो अपने साथ हिंदी को भी लेकर के गए, जहां उन्होंने हिंदी को और अधिक विकसित किया। 20वीं शताब्दी में व्यापार और वाणिज्य के लिए अनेक बुद्धिजीवी भारतीय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके आदि देशों में गए, वहां बसे और इस प्रकार हिंदी को एक नया निवास प्राप्त हुआ। किंतु प्रवास के इन सभी देशों की तुलना में
मॉरिशस में हिंदी की स्थिति, जहां तक मैं समझती हूं और जहां तक मेरी जानकारी है, सर्वाधिक सशक्त और समृद्ध है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हिंदी के अंतरराष्ट्रीय विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में संवर्धन करने और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मॉरिशस में ही विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना हुई है। आप जानना चाहेंगे कि मॉरिशस में हिंदी का पठन पाठन किस तरह होता है, तो बहुत ही संक्षेप में मैं बताना चाहूंगी कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर के हिंदी का पठन पाठन होता है और अब तो अनेक छात्र हिंदी में पीएचडी भी कर रहे हैं मॉरिशस के ही विश्वविद्यालयों से। वो बात अलग है कि भारत की ही तरह मॉरिशस में भी आजकल हिंदी छात्रों की संख्या कम हो रही है, जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं आशा करती हूँ कि सभी छात्र, अध्यापक, अभिभावक और साथ ही शिक्षा नीति बनाने वाले सब मिल करके इस दिशा में एक ठोस कदम उठाएंगे ताकि हिंदी छात्रों की संख्या कम ना हो बल्कि दिनों दिन बढ़े। यहाँ के सांस्कृतिक जागरण में भी हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपको बताऊं कि मॉरिशस में जितने भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। जितनी कथाएं होती हैं, जितने प्रवचन होते हैं, उनमें हिंदी का ही प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ 24 घंटे रेडियो और टेलीविजन पर हिंदी में प्रसारण होता है। अनेक धारावाहिक, अनेक फिल्में यहाँ नित्य दिखाई जाती हैं। इससे जन साधारण को भाषा के जीवंत संपर्क में आने का अवसर प्राप्त होता है। मॉरिशस की एक विशेषता ये भी है कि हिंदी मूल के प्रायः सभी लोग हिंदी समझ लेते हैं, लेकिन अभ्यास न होने के कारण बोलने में सकुचाते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि उनको बोलनी नहीं आती हिंदी। लेकिन हमारे जैसे लोग जब उनसे हिंदी में बात करना आरंभ करते हैं तो फिर वे भी हिंदी में जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस पूरे वातावरण से हिंदी भाषा और साहित्य को संजीवनी शक्ति प्राप्त होती है और यही कारण है कि मॉरिशस में प्रचुर हिंदी साहित्य का सृजन हुआ है। आपको मालूम होगा कि मॉरिशस के लेखकों को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हुई है। यहाँ के लेखकों ने उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, नाटक आदि प्रकाशित करके हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि की है। यहाँ के साहित्यकारों को भारत ही नहीं विश्व में भी सम्मान प्राप्त हुआ है और आप सब उनमें से अभिमन्यु अनंत जी के नाम से अवश्य ही परिचित होंगे, जिन्हें साहित्य अकादमी ने भी सम्मानित किया और जिनकी पुस्तकों के अनुवाद कई भाषाओं में हुए हैं। हिंदी आज विश्व भाषा है। समस्त विश्व में फैले हिंदी समुदाय अपने अपने ढंग से हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। हिंदी जन की ये जागरूकता ही
हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति है। जो समाज अपनी भाषा के प्रति अपने गौरव बोध से अनुप्राणित होता है, उसकी संस्कृति कभी भी मरती नहीं है, क्योंकि भाषा केवल संप्रेषण का ही माध्यम नहीं है, वह हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति और हमारे स्वत्व की पहचान है। इसीलिए कहा जाता है, भाषा गई तो संस्कृति गई। इसलिए यदि हमें अपनी संस्कृति को बचा करके रखना है, तो आवश्यक है कि हम हिंदी को भी बचा करके रखें। हिंदी भाषा के साथ हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं। जब हम हिंदी बोलते हैं तो बिना कहे ही हमारे संस्कार उसमें झलकते से दिखाई देते हैं। आज अंग्रेजी का वर्चस्व बहुत बुरी तरह बढ़ रहा है। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है, मैं लोगों को टोकती भी रहती हूं कि जब हम किसी को नमस्ते करते हैं तो लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कह करके जवाब देते हैं। मैं उन्हें बताती हूं कि जब गुड मॉर्निंग कहते हैं तो हम केवल अपने पूरे दिन के एक छोटे से काल खंड को शुभ होने की बात कह रहे हैं। लेकिन जब हम प्रणाम करते हैं किसी को, जब हम किसी को नमस्ते कहते हैं, हमारा माथा झुकता है, हमारी आंखों से आदर झलकता है, हमारा पूरा शरीर उस व्यक्ति के आदर में झुक जाता है। इससे बड़ा प्रमाण हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति का क्या हो सकता है कि एक छोटे से शब्द में हम अपनी संस्कृति के सागर को भर देते हैं। इसी तरह से जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि कौन हमारा क्या है। जैसे यदि हम अंग्रेजी में कहें कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ है या वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो बात समझ में नहीं आती। पूछना पड़ता है कि व्हाट डू यू मीन बाय योर सिस्टर इन लॉ, क्या मतलब है आपका? वो आपकी भाभी हैं, आपकी ननद हैं, आपकी देवरानी हैं, आपकी जिठानी हैं, साली हैं, क्या हैं? लेकिन जब हम हिंदी में बोलते हैं तो झट से कह देते हैं, मेरी भाभी ने कहा, मेरी साली ने कहा, मेरी देवरानी ने कहा, मेरी जेठानी ने कहा। तो एक शब्द में ही सारे रिश्ते अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। इसी तरह मौसी, चाची, जो कुछ भी हमें कहना हो हम बड़े आराम से कह सकते हैं, जो कि आंटी, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन सब से बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता है। मैं केवल थोड़े से उदाहरण दे रही हूं, आप सब इन बातों को जानते हैं, इसलिए कह रही हूं कि हम अपने दैनिक प्रयोग में अंग्रेजी का कम प्रयोग करें और ये समझें कि हमारी हिंदी कितनी समृद्ध भाषा है। हम इस हिंदी के प्रयोग से अपने मनोभावों को कितनी सरलता और कितनी सहजता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप जानते हैं, हम सब विदेशों में बसे हुए भारतीय सदा भारत की ओर टकटकी लगाए देखते रहते हैं, क्योंकि भारत ही हमारी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। चाहे वो संस्कृति हो, धर्म हो, भाषा हो, कोई भी क्षेत्र हो, हम सदा भारत की ओर देखते हैं। और मैं जब भारत आती हूं तो मुझे इस बात को देख करके बहुत दुख होता है, क्योंकि हम हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं। जैसा कि अभी प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी बोल रहे थे कि हिंदी के प्रचार प्रसार का एक बहुत ही विनम्र, एक बहुत ही छोटा सा प्रयास करने में मैं भी लगी हूं, मेरे पति भी लगे हुए थे। इसलिए जब हम भारत में आते हैं और सड़कों पर जब हमारी निगाह जाती है, जो साइन बोर्ड लगे हैं उनको देखकर मन बहुत कचोटता है, क्योंकि कहीं भी किसी साइन बोर्ड पर हिंदी का कोई शब्द दिखाई ही नहीं देता। और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो मुझे ये होता है
कि कोई एक छोटा सा खोंचा लगाया हुआ है, मिठाई बेच रहा है, तो वो लिखता है स्वीट शॉप, ये नहीं लिखता मिष्ठान की दुकान। ठीक है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए शायद सुविधा हो, लेकिन हम क्या सचमुच हिंदी के प्रति अपने दायित्व को समझ रहे हैं? मैं नहीं कह रही हूं कि अंग्रेजी मत लिखिए, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि साइन बोर्ड में पहले हम हिंदी में लिखें और नीचे उसी को यदि हम अंग्रेजी में लिखें तो जो पर्यटक विदेशों से आ रहे हैं उनको सुविधा मिल जाएगी ये समझने के लिए कि यहाँ क्या है। लेकिन कम से कम हमारी हिंदी का जो गौरव है वो तो सुरक्षित रहेगा, उसमें तो संवर्धन होगा। अन्यथा लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि आप लोग अभी तक इतनी हीन भावना से ग्रस्त हैं कि अपने ही देश में आप साइन बोर्ड तक पर अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सब विद्वानों का, आप सब मनीषियों का ध्यान इन छोटी छोटी बातों की ओर खींचना चाहूंगी, ताकि इस दिशा में हम एक ठोस कदम उठा सकें। हिंदी फिल्मों ने हमारा बहुत कल्याण किया है, विशेष रूप से हिंदी के प्रचार और प्रसार में। मैं भारत की बात नहीं कह रही हूं, लेकिन विदेशों में बसे हमारे जैसे जो लोग हैं, या मैं तो भारत से आई हूं, लेकिन जो लोग बहुत सालों से यहाँ हैं, हमारे पूर्वज जब यहाँ आए थे उनकी जो पीढ़ियां यहाँ हैं, उन्हें इन हिंदी फिल्मों से ही, धारावाहिकों से ही हिंदी सीखने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन इन फिल्मों का दायित्व क्या है, इसे भी हमें थोड़ा सा समझना होगा। फिल्मों में बहुत अधिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है, वाक्य के वाक्य अंग्रेजी में बोले जाते हैं। इस दिशा में भी हम थोड़ा सा प्रयास करें। खिचड़ी का एक अलग स्वाद है, लेकिन प्रतिदिन हम खिचड़ी नहीं खा सकते। इसलिए यदि हमारे पास हिंदी में 56 तरह के व्यंजन परोसने की शक्ति है, तो फिर हम क्यों प्रतिदिन खिचड़ी खाएं? ये भी मेरा एक विनम्र निवेदन आप सबके प्रति है। मैं बहुत अधिक नहीं कुछ कहना चाहूंगी, बस यही कहूंगी कि आज भारत हर दृष्टि से उन्नति कर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले वह विकासशील देश माना जाता था, अब वह विकसित देशों की श्रेणी में स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। विश्व गुरु की अपनी प्राचीन पहचान को पाने के लिए आतुर है। ऐसे में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और जिसे हम राजभाषा हिंदी कहते हैं, इसे अधिकाधिक अपनाने की आवश्यकता है। तभी हम सच्चे अर्थों में उन्नत एवं विकसित माने जाएंगे। भारतेंदु जी ने कितने वर्ष पहले इतनी सुंदर बात कही कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हम यदि उन्नति चाहते हैं तो केवल अपनी भाषा से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्नति का मूल ही अपनी भाषा में समाया हुआ है। यदि हमें बहुआयामी या सर्व आयामी उन्नति करनी है, तो अपनी प्रिय भाषा हिंदी को उसका समुचित स्थान देना हम सबका सामूहिक दायित्व है। भारत जब इस दिशा में अग्रणी कदम उठाएगा, तो विश्व भर में फैले हिंदी प्रेमी भी गौरव बोध से भर उठेंगे और उसका अनुसरण करने का मनोबल प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम सब भारत से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हिंदी में सोचेंगे
हिंदी बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे और हिंदी को उसका सम्मान दिलाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का गौरव प्रदान करने के यज्ञ में अपनी एक छोटी सी आहुति अवश्य ही डालेंगे। जय हिंदी दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हमारे साथ थी आज की हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर विनोद वाला वीनू अरुण, जो अध्यक्ष हैं रामायण सेंटर मॉरिशस की और पूर्व महासचिव विश्व हिंदू सचिवालय मॉरिशस से। अब मैं पुनः राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक महोदय की ओर रुख करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि के संदर्भ में जानकारी देते हुए हमें कुछ दिशा निर्देश प्रदान करें। आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर। जी हरिओम जी, आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी कम हुई थी, एक बार पुनः बोल दें। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर से कि राजभाषा पखवाड़ा 2021 के संदर्भ में कुछ जानकारी हमारे प्रतिभागियों को देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की हमें अनुमति प्रदान करें और राजभाषा पखवाड़ा 2021 की संदर्भ में जो प्रतियोगिताएं हैं उस संदर्भ में कुछ हमें जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर। धन्यवाद हरिओम जी। अब मैं इस कार्यक्रम में बहुत सारे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं और सभी प्रतिभागी गण को पता है कि किस प्रकार से हमारे वहाँ प्रतियोगिताएं 11 प्रतियोगिताएं चली हैं और उन 11 प्रतियोगिताओं में बहुत सारे अपने विद्यार्थीगण, कर्मचारीगण सहभागिता किए हैं और केवल सहभागिता ही नहीं किए हैं बल्कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पहले दिन हम लोगों का जो उद्घाटन हुआ वो उसमें माननीय कुलपति गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर आर.एस. दुबे जी ने उद्घाटन किया था। हमारे कुल सचिव जी भी थे और उनके उद्घाटन के उपरांत प्रतियोगिताओं का क्रम प्रारंभ हुआ। 11 प्रतियोगिताएं चली हैं। कुछ प्रतियोगिताएं ऑनलाइन थीं और कुछ प्रतियोगिताएं ऑफलाइन थीं। जो प्रतियोगिताएं ऑनलाइन थीं उन प्रतियोगिताओं में छात्र प्रतिभागियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। यद्यपि हम लोगों की कोशिश थी कि अधिकांश हमारी प्रतियोगिताएं ऑफलाइन हों, लेकिन 250-300 की संख्या में विद्यार्थियों का प्रतियोगिता कराना बहुत मुश्किल और चुनौती भरा काम था। गूगल मीट पर 4 ग्रुप बनाए गए। चारों ग्रुपों को अलग अलग लिंक दिए गए और कोशिश की गई कि उनके बीच एक समान प्रकार से चीज़ें रहें और वो देख सकें। प्राय यह भी कोशिश की गई कि हमारे जो निर्णायक हैं वो समान सोच और बुद्धिमत्ता के स्तर के हों और जिसके साथ ये हुआ। कर्मचारियों की संख्या कम थी। हमारे कर्मचारी गण की प्रतियोगिताएं प्राय ऑफलाइन हुई हैं और इन सारे प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन के पश्चात जो अलग अलग लोगों ने चयन किया उसमें से पुनः सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले कुछ लोगों का मिला करके चारों ग्रुप से और पुनः उनका मूल्यांकन कराया गया और वो इस सारी प्रतियोगिताओं के जो परिणाम हैं उसके बारे में अभी घोषित होगा। अनुमोदन प्राप्त हो गया होगा मुझे लगता है, तो वो उसके बारे में अभी अवगत कराएंगे अपने हरिओम जी। और हरिओम जी इस काम को आगे बढ़ाइए। एक बार प्रतियोगिता की जो परिणाम है उसको आप व्हाइट बोर्ड पे या वैसे भी शेयर कर दीजिए और उसके बाद माननीय हमारे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन ले लीजिए और विद्यार्थीगण को जो पुरस्कार राशि प्राप्त है वह उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाएगी। वो हमारे वहाँ से ऑडिट विभाग वो सब कुछ करने के बाद, पास करने के बाद उनके खाते में चला जाएगा। आप सबके से डिटेल आपके अकाउंट का ले लिया जाएगा। दूसरा, जो हमारे प्रतिभागी सहभाग किए हैं उनको प्रमाण पत्र मिलेगा
जो पुरस्कृत हुए हैं उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, और उन प्रमाण पत्र को हम लोग सोमवार के बाद प्राप्त कर सकेंगे। आपको सबको सूचना प्राप्त हो जाएगी कि वह कहाँ से आपको मिलेगी। इसलिए कृपया करके जो निर्देश हो उस निर्देश का पालन अवश्य करें, और आपको सुविधा के अनुसार चीजें आप तक पहुंचाने का हम लोगों का प्रयत्न होगा। जिस प्रकार से धैर्यपूर्वक आप सबने सहयोग किया है, निश्चित तौर पर आगे भी आप सहयोग करेंगे ऐसी अपेक्षा है। तो हरिओम जी एक बार नाम अनाउंस कर दीजिए, और उसके बाद हमारे माननीय अध्यक्ष जी का भी बहुत समय हम लोग ले रहे हैं, तो उनका मार्गदर्शन संक्षेप में ले लीजिए जी। धन्यवाद सर। जो मेरे पास राजभाषा पखवाड़ा 2021 के अवसर पर प्रतियोगिताएं हुई थी उसका प्रमाण, उसका जो रिजल्ट है, परिणाम उसका मेरे पास है। मैं इसे अभी सर्कुलेट नहीं कर सकता, लेकिन आपको कार्यक्रम के बाद ये पूरा का पूरा वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं आपको प्रतियोगिताओं के जो हमारे विजेताएं हैं उनके बारे में बता देता हूं। 2 सितंबर 2021 को सुलेख प्रतियोगिता हुई थी हमारे कर्मचारियों के लिए। कर्मचारियों में तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी थे उसमें प्रथम पुरस्कार जाता है श्री वरुण प्रकाश वर्मा, जो कुलपति कार्यालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक हैं, उनको 2500 रुपए और प्रमाण पत्र। दूसरा पुरस्कार जाता है श्री रतन कुमार शर्मा, जो पेंशन अनुभाग में वरिष्ठ कार्यालय सहायक हैं, उनको 2000 रुपए और प्रमाण पत्र। तीसरा जो हमारा पुरस्कार जाता है श्री खान उमर जी, वरिष्ठ कार्यालय सहायक लेखा अनुभाग। हमारा जो सांत्वना पुरस्कार जाता है वो श्री असरफी लाल गौड़, कार्यालय सहायक परीक्षा विभाग। ये सांत्वना पुरस्कार है। ये हमारी प्रतियोगिता थी, सुलेख प्रतियोगिता। 2 तारीख को ही हमने सुलेख प्रतियोगिता अपने एमटीएस कर्मचारियों के लिए कराई थी। एमटीएस कर्मचारियों में प्रथम पुरस्कार जाता है श्री शिवम कुमार, जो लेखा विभाग में एमटीएस हैं, उनको प्रथम पुरस्कार मिलता है 2500 रुपए और प्रमाण पत्र। हमारा द्वितीय पुरस्कार जाता है श्री राजेंद्र कुमार पाल, जो नेक्सेल और ई-जैम में एमटीएस हैं, उनको 2000 रुपए और प्रमाण पत्र। हमारा तीसरा पुरस्कार जाता है श्री सरफराज आलम, जो कुलपति कार्यालय में एमटीएस हैं, उनको 1500 रुपए और प्रमाण पत्र। हमारा जो सांत्वना पुरस्कार जाता है श्री कृष्ण मुरारी मिश्र, एमटीएस हैं, अधिष्ठान शिक्षक प्रकोष्ठ में, उनको 1200 रुपए और प्रमाण पत्र। 3 सितंबर 2021 कार्यालयीन पत्र लेखन जो हमारे समस्त कर्मचारियों के लिए था, उसमें प्रथम पुरस्कार जाता है श्री पुनीत कुमार, वरिष्ठ सहायक अधिष्ठान तृतीय, इनको 2500 रुपए और प्रमाण पत्र। इसके बाद द्वितीय पुरस्कार जाता है श्री खान उमर, वरिष्ठ कार्यालय सहायक लेखा विभाग, द्वितीय पुरस्कार 2000 रुपए और प्रमाण पत्र। तृतीय पुरस्कार जाता है श्री संदीप कुमार, जो कार्यालय सहायक हैं अधिष्ठान चतुर्थ में, इनको 1500 रुपए और प्रमाण पत्र। हमारा जो चतुर्थ और सांत्वना पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से जाता है श्री रतन कुमार शर्मा, वरिष्ठ कार्यालय सहायक पेंशन अनुभाग, और श्री राहुल विश्वकर्मा, कनिष्ठ कार्यालय सहायक लेखा विभाग। ये 600 रुपए इनमें डिवाइड हो जाते हैं। 4 सितंबर 2021 स्टूडेंट्स के लिए चित्र मंथन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें प्रथम पुरस्कार जाता है कुमारी श्रद्धा अवस्थी को, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, उनको 2500 रुपए और प्रमाण पत्र। और हमारा जो द्वितीय पुरस्कार जाता है सगुफी अंसारी, जो सीएमपी डिग्री कॉलेज से हैं, उनको 2000 रुपए और प्रमाण पत्र। तृतीय पुरस्कार जाता है सौम्या मौर्य, कुमारी सौम्या मौर्य को, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, 1500 रुपए और प्रमाण पत्र। इसके बाद सांत्वना पुरस्कार जाता है राशि पांडे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, और अनुराग पाठक, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। संयुक्त रूप से सांत्वना पुरस्कार इन दोनों को जाता है। इसके बाद निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जाता है श्री सौरभ तिवारी, जो सीएमपी
डिग्री कॉलेज से हैं, प्रथम पुरस्कार और 2500 रुपए। द्वितीय पुरस्कार जाता है कुमारी सलमा खातून, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज से हैं, 2000 रुपए और प्रमाण पत्र। तृतीय पुरस्कार जाता है अर्चना यादव, कुमारी अर्चना यादव, जो केपी ट्रेनिंग कॉलेज से हैं, 1500 रुपए और प्रमाण पत्र। सांत्वना पुरस्कार जाता है श्री माधव यादव को, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, इन्हें 1200 रुपए और प्रमाण पत्र। 6 सितंबर 2021 चित्र मंथन प्रतियोगिता कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों का प्रथम पुरस्कार जाता है श्री वरुण प्रकाश वर्मा को, जो कुलपति कार्यालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक हैं। और जो द्वितीय पुरस्कार जाता है हसीना बेगम, कुमारी हसीना बेगम, जो कनिष्ठ कार्यालय सहायक हैं, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में। को संयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया जाता है सांत्वना, जो 600 रुपए इनमें डिवाइड कर दिए जाते हैं और प्रमाण पत्र। 7 सितंबर 2021 तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता जो छात्र छात्राओं के लिए थी, इसमें प्रथम पुरस्कार जाता है श्री मकरध्वज यादव, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, इन्हें 2500 रुपए इनको और सुश्री पारुल सिंह संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार इन दोनों को जाता है। मकरध्वज यादव और सुश्री पारुल सिंह को प्रथम पुरस्कार जाता है। 1250 इनको डिवाइड कर दिए गए हैं और प्रथम पुरस्कार का प्रमाण पत्र इन दोनों को दिया जाएगा। तुलसी गर्ग, कुमारी तुलसी गर्ग को, जो जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज से हैं, इनको द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इनको 2000 रुपए और प्रमाण पत्र। श्री प्रियांशु सिंह, जो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से हैं, इन्हें तृतीय पुरस्कार और जो 1500 रुपए का है वह और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसके बाद श्री संतलाल और कुमारी साल्विका उपाध्याय को सांत्वना पुरस्कार संयुक्त रूप से जाता है, 600 रुपए और प्रमाण पत्र। 8 सितंबर 2021 प्रेरक प्रसंग प्रतियोगिता जो हमारे कर्मचारियों के लिए हुई थी, उसमें प्रथम पुरस्कार श्री वरुण प्रकाश वर्मा, जो कुलपति कार्यालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक हैं। लवलेश मिश्रा को द्वितीय पुरस्कार, जो कनिष्ठ कार्यालय सहायक हिंदी विभाग में है। प्रदीप कुमार को केंद्रीय पुस्तकालय में है, उन्हें तृतीय पुरस्कार जाता है। श्री रतन कुमार शर्मा और श्री ओपी गुप्ता, जो पेंशन अनुभाग और जैव रसायन विभाग में हैं, उन्हें संयुक्त रूप से सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। 9 तारीख को जो कविता पाठ था कर्मचारियों में प्रथम पुरस्कार जाता है श्री असरफी लाल गौड़ जी को, जो कार्यालय सहायक हैं परीक्षा विभाग में, उन्हें प्रथम पुरस्कार मिलता है। राशि वही है जो पहले बताई गई थी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और श्री देव नारायण तिवारी, इन दोनों को संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार दिया जाता है और इनको 1000 रुपए डिवाइड कर दिए गए हैं और प्रमाण पत्र। श्री दीपचंद, जो कनिष्ठ कार्यालय सहायक है परीक्षा विभाग में, उन्हें तृतीय पुरस्कार जाता है 1500 रुपए और प्रमाण पत्र। श्री प्रदीप कुमार सिंह और श्री ओम प्रकाश गुप्ता को संयुक्त रूप से सांत्वना पुरस्कार काव्य पाठ प्रतियोगिता में दिया जाता है। इसके बाद स्वरचित कविता पाठ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए था। उसमें स्वरचित कविता पाठ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, प्रथम पुरस्कार जाता है कुमारी अवंतिका सिंह, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, इनको 2500 रुपए और प्रमाण पत्र। द्वितीय पुरस्कार जाता है श्री शिवांक प्रताप सिंह, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, द्वितीय पुरस्कार मिलता है 2000 रुपए और प्रमाण पत्र। मेरी आवाज कहीं किसी का माइक खुला हुआ है, वाइब्रेट हो रही है। इसके बाद तृतीय पुरस्कार जो कविता पाठ में जाता है विश्वविद्यालय का, वो श्री विनम्र शुक्ला को तृतीय पुरस्कार जाता है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनको 1500 रुपए और प्रमाण पत्र। इसके बाद श्री मानस कृष्ण पांडे और श्री शिवम पांडे,
को संयुक्त रूप से सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जाता है, 600 रुपए और प्रमाण पत्र। स्वरचित कविता पाठ या काव्य पाठ जो हमारे महाविद्यालय या हमारे जो कॉलेज हैं उनके छात्र छात्राओं के बीच जो हुआ था उसका रिजल्ट इस प्रकार से है। प्रथम पुरस्कार संयुक्त रूप से जाता है श्री केतन यादव सीएमपी डिग्री कॉलेज और कुमारी सोनम केपी ट्रेनिंग कॉलेज, 1250 रुपए दोनों में डिवाइड कर दिए गए हैं और प्रथम पुरस्कार का प्रमाण पत्र। द्वितीय पुरस्कार जाता है कुमारी शिखा शुक्ला को जो सीएमपी डिग्री कॉलेज में छात्रा हैं, उनको 2000 रुपए और प्रमाण पत्र। इसके बाद तृतीय पुरस्कार जाता है आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की रीतावंदा पांडे जी को जो आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की छात्रा हैं, उनको 1500 रुपए और प्रमाण पत्र। सांत्वना पुरस्कार जाता है आशुतोष शुक्ला जी को जो ईश्वरशरण डिग्री कॉलेज में छात्र हैं, इनको 1200 रुपए और प्रमाण पत्र। अब हमारी जो आखिरी प्रतियोगिता थी दिए गए विषय पर कहानी लेखन जो 10 सितंबर 2021 को आयोजित हुई थी, इसमें प्रथम पुरस्कार जाता है श्री सौरभ तिवारी को जो सीएमपी डिग्री कॉलेज के छात्र हैं, इनको प्रथम पुरस्कार मिलता है। इसके बाद श्री अनुराग तिवारी को जो सीएमपी डिग्री कॉलेज के भी छात्र हैं, इनको द्वितीय पुरस्कार मिलता है, 2000 रुपए का है। और श्री अभिषेक पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं, इन्हें तृतीय पुरस्कार। और आयुष गुप्ता जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं, उन्हें भी तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से मिलता है, 750 रुपए इनमें डिवाइड कर दिए गए हैं और प्रमाण पत्र। कुमारी जिज्ञासा कुमारी को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इन्हें 1200 रुपए और प्रमाण पत्र। ये राजभाषा पखवाड़ा 2021 के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम थे। परिणाम आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे और जो हमारे विजेता हैं उनको मिल जाएगा। आप अपना ईमेल के माध्यम से अपना अकाउंट नंबर और उसकी फोटोकॉपी हमें भेजने का कष्ट करेंगे। हम अभी आपको मेल भेज देंगे जिससे कि अकाउंट की जो प्रक्रिया होती है वो हम आगे बढ़ा सकें। कार्यक्रम अब हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका अभी मैसेज आया था मेरे पास, अगर वो जुड़े हुए हैं तो मैं सर का स्वागत करता हूं और आशीर्वचन के रूप में सर को आमंत्रित करता हूं। अभी किन्हीं तकनीकी कारणों से सर हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो कार्यक्रम को उन्होंने कहा है कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाइए। तो मैं अब हमारे जो संयोजक हैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हमें दिशा निर्देश प्रदान करें और जैसा भी वो कहते हैं हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर। धन्यवाद हरिओम जी। जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत प्रयत्न किया है, कुछ नंबर टाई हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि अंक बराबर होने की वजह से कुछ पुरस्कार दो लोगों में विभाजित हुए हैं। तो हमारे विद्यार्थीगण सम्मान का भाव रखेंगे और सम्मान बड़ी चीज़ होती है, उसको समझेंगे। मैं आज विनू जी का, जो डॉक्टर विनोद अरुण जी हैं, मॉरिशस से पधारी हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। आप सबने उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा है, वे हैं भी बहुत अच्छे और हम लोगों के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है कि हमसे इतनी दूर हमको आईना दिखाने का जो काम उन्होंने किया है ये बहुत मुश्किल होता है। हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी में करते हैं, यद्यपि हस्ताक्षर की कोई अपनी लिपि नहीं होती, कोई अपनी भाषा नहीं होती, लेकिन ये निश्चित तौर पर लिपि से ही शुरुआत होती है। तो हम लोग संकल्प लें कि कम से कम अपने हस्ताक्षर हम हिंदी में अवश्य करें, हमारी पहचान जिससे जुड़ी है। मैं अपने हरिओम जी से निवेदन करता हूं कि वे आज का संकल्प कार्यक्रम शुरू करें और फिर यदि अध्यक्ष जी होंगे तो उनका मार्गदर्शन लीजिएगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा। हरिओम जी। धन्यवाद सर।
गृह मंत्रालय भारत सरकार का जो राजभाषा विभाग है और शिक्षा मंत्रालय का जो राजभाषा विभाग है, हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा प्रतिज्ञा लेने के लिए वहां से निर्देश आए हैं। तो हम सभी जो हमारे साथी, हमारे शिक्षक, हमारे आदरणीय जो इस आभासी मंच से जुड़े हुए हैं, हमारे छात्र छात्राएं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अब हम राजभाषा प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तो आप राजभाषा प्रतिज्ञा हमारे साथ लें, जिससे कि राजभाषा का विकास और उसका प्रसार हो सके। मैं राजभाषा प्रतिज्ञा पढ़ने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से, प्रशिक्षण और प्राइज से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाई रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय राजभाषा, जय हिंद। ये हमारी राजभाषा प्रतिज्ञा थी जो इस वर्ष से हमारे जो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये राजभाषा प्रतिज्ञा आरंभ की है। भारत सरकार के सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों में आज के दिन हिंदी दिवस के अवसर पर ये प्रतिज्ञा ली जा रही है और ये कार्यक्रम पूरे भारत में, भारत के जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं और राज्य सरकार के कार्यालयों में भी हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम और ये प्रतिज्ञा ली जा रही है। तो मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और एक बार पुनः अनुरोध करता हूं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ल सर, जो रजिस्ट्रार हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, अगर तकनीकी कारण ठीक हो गए हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो सर का हम मार्गदर्शन चाहते हैं। आदरणीय प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ल सर। मैं क्षमा चाहूंगा, तकनीकी कारणों से सर हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारण आ रहे हैं। आज आप मौसम भी देख रहे हैं, नेटवर्क का इशू आ रहा है, मौसम बड़ा खराब है। तो मैं आज्ञा चाहूंगा कि कार्यक्रम को मैं अब समाप्ति की ओर ले जाऊं। तो मैं सर सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज की जो हमारी मुख्य वक्ता थी आदरणीय डॉक्टर विनोद वाला वीनू अरुण, जो अध्यक्ष हैं रामायण सेंटर मॉरिशस से और पूर्व महासचिव हैं हिंदी सचिवालय मॉरिशस से। उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से, आप जानते हैं कि हिंदी दिवस का अवसर है, लोग जो हमारे वक्ता हैं, जो आदरणीय वक्ता हैं, कहीं ना कहीं बिजी हैं, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से, राजभाषा अनुभाग की ओर से और स्वयं अपनी ओर से। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ल, जो अध्यक्ष हैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के, वो हमारे साथ जुड़े थे और लगातार जुड़ा रहना चाहते थे, लेकिन कोई तकनीकी कारण ऐसा आ गया है कि वो अब जुड़ नहीं पाए हैं। उनका विशेष रूप से मेरी तरफ से धन्यवाद और आभार कि सर के बिना मार्गदर्शन से हम कोई भी कार्यक्रम राजभाषा का कर नहीं पाते हैं। सर का विशेष धन्यवाद और आभार के क्रम में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हमारे संयोजक महोदय आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर, जो हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और राजभाषा अनुभाग और राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्यभार देख रहे हैं। सर का भी विशेष आभार। सर मेरे साथ रात दिन लगे रहे प्रतियोगिताओं को कराने में। हम लोग रात के 12 बजे डिस्कस करते थे कि सर कैसे करना है। सर ने बिना किसी हिचक के मेरा फोन रात के 12 बजे भी उठाया है। सर का विशेष आभार और विशेष धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो हमारे सदस्य हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और विशेष रूप से हमारे जो डिग्री कॉलेज हैं वहाँ के सदस्यों का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को हमेशा से स्वीकार किया है
और जब भी हमें उनकी आवश्यकता पड़ी है हर समय हमारे साथ वो खड़े रहे हैं। विशेष रूप से जो मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सरोज मैडम हैं, कल्पना मैडम हैं, गायत्री मैडम हैं और कृपा किंजलकम सर हैं, और भी बहुत सारे लोग जो मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, सबका विशेष आभार। और आभार मैं व्यक्त करता हूं जो इन प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका जिन्होंने निभाई। स्क्रीन पर मुझे जनार्दन सर दिखाई दे रहे हैं, उनका विशेष आभार। हमारे लक्ष्मण सर थे, हमारे साथ अमितेश सर थे और हमारे साथ अमरेंद्र सर थे, विनम्र सर थे। सभी का विशेष आभार जिन्होंने निर्णायक मंडल की भूमिका का निर्वहन किया। और आभार व्यक्त करता हूं मैं अपने सभी छात्र छात्राओं का जिन्होंने कोरोना गाइडलाइंस के मौजूदा दौर को देखते हुए प्रतिभाग किया, ऑनलाइन प्रतिभाग किया। और मैं 4 साल से विश्वविद्यालय में हूं, पहली बार इतनी अधिक संख्या में छात्र छात्राओं ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के इन प्रोग्रामों में प्रतिभाग किया है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, आप सभी को मेरा विशेष धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम में जिन्हें मैं नहीं भूलना चाहता वो हैं हमारी माननीय कुलपति महोदया, जिनके निर्देशानुसार, जिनके अनुमोदनोपरांत हम राजभाषा पखवाड़ा 2021 का आयोजन कर रहे हैं और जिसका समापन सत्र आज हमने यहाँ पर किया। मैडम का अनुरोध था कि किन्हीं कारणों से मैं इस कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाऊंगी, तो मैंने उनका संदेश आप लोगों को पढ़ के सुनाया। मैडम का विशेष रूप से धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं राजभाषा अनुभाग की ओर से। और जैसे ही हम आभासी मंच से बाहर निकलेंगे तो मैडम से अनुरोध करेंगे कि राजभाषा के कार्यक्रम ऑफलाइन आयोजित किए जाएं। धन्यवाद के क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी आईसीटी सेल, जिसके तहत ये जो इंटरनेट की सेवा हमें उपलब्ध कराई जाती है कि बिना इंटरनेट के आभासी मंच पर कार्यक्रम करना संभव नहीं है। उनका भी विशेष रूप से आभार कि आज बिना किसी तकनीकी कारणों से मैं जुड़ा हुआ हूं और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो अलग बात है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में लाइट चली गई है, जिस कारण से वहां पर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण रजिस्ट्रार सर हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। उनका विशेष रूप से धन्यवाद। अगर वो होते तो हमें बहुत अच्छा लगता। उनका संदेश आया है कि आप लोग कार्यक्रम को समाप्त कीजिए। धन्यवाद के क्रम में मैं पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद करता हूं आज की हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर विनोद बाला मैडम का, जिन्होंने हमें समय दिया, और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के समस्त हमारे सदस्य, हमारे संयोजक महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे कर्मचारी अधिकारी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते रहते हैं। तो मैं पुनः एक बार राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हमारे संयोजक आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर की ओर रुख करूंगा और उनसे 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में चाहूंगा और कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर, स्वागत है एक बार पुनः आपका। धन्यवाद हरिओम जी। आज हम लोगों ने ये पुरस्कारों की घोषणा की, प्रतियोगिताओं का समापन किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज संकल्प की शुरुआत हो और यही हम लोगों का प्रस्थान बिंदु होगा इस कार्यक्रम के बाद कि हम सब अच्छे संकल्पों के साथ हिंदी के लिए, और मैम ने बहुत अच्छा कहा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, हम सब कैसे अकलची से नकलची हो गए। हमारे वहाँ अभिवादन की प्रक्रिया शुभकामना की नहीं होती है। मैडम ने इस बात की ओर इंगित भी किया। हम लोग विनम्र भाव से ये सापेक्षिक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी किसी को नमस्ते, किसी को प्रणाम, किसी को आशीर्वाद, यानी हमारे वहाँ अभिवादन में विनम्रता सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। हम एक दूसरे के प्रति विनम्र होते हैं, इसलिए यहाँ पर सापेक्षिक होता है। हमारे वहाँ अभिवादन सापेक्षिक होता है, अंग्रेजी में सापेक्षिक नहीं होता है। अंग्रेजी में हम केवल शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल शुभकामनाएं नहीं देते हैं, हम किसी का चरण भी छूते हैं। और चरण छूने का मतलब आप समझ रहे हैं कि डायरेक्ट अर्थिंग है, और अर्थिंग का आशय ही है कि गुणों का सीधे सीधे प्रवाह। तो हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का आदर करते हुए अपने स्वत्व को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण बात है। कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल,
आप केवल ये 2 लाइन लगता है बहुत आसान है, लेकिन आप ये समझिए कि उन्नति शब्द का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्यों किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन्नति शब्द का प्रयोग इसलिए किया था कि अंग्रेजों ने हमें उन्नति का ही स्वप्न दिखाया था, डेवलपमेंट का ही स्वप्न दिखाया था, और उसी स्वप्न को दिखा करके हमारे ऊपर राज किया। तो यानी जिस उन्नति को हम उन्नति समझते थे और उसके जाल में फंसते गए, और बहेलिया ने कैसे आया, जाल डाला, हमको गुलाम बनाया, तो कम से कम अब चिड़िया मुक्त हो गई है। तो अब सोने की चिड़िया मुक्त हो गई। तो हम इस बात को सोचें, समझें और सही संकल्पों के साथ आज के दिन की शुरुआत करें और ये संकल्प दिवस के रूप में इसको लें। बहुत अच्छी बात। शेष सारी सूचनाएं आपको मेल तक पहुंचेंगी, मेल से पहुंचेंगी, मिलेंगी, और वेबसाइट पर पुनः यह सूची आपको प्राप्त होगी। तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम में आप सब ने बहुत धैर्यपूर्वक हिस्सा लिया और यहीं अब कार्यक्रम को विराम देना चाहिए। हरिओम जी। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे जो विनर है उनके लिए सर, उनका रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट घोषित हो चुका है। वीरेंद्र कुमार शुक्ला वेबसाइट पर आज शाम को पड़ जाएगा और बाकी जो विजेता हैं उनको मेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग विदा हों जी। जी सर, धन्यवाद सर। हमारे साथ थे आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा आपने देख ही ली। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और मैं ज्यादा भूमिका न बनाते हुए, क्योंकि हमें और भी कार्यक्रमों से जुड़ना है, हमारे सर को भी, आज प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर को भी अन्य कार्यक्रमों से जुड़ना है, तो मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम सर। धन्यवाद, धन्यवाद सभी लोगों को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।